हाँ जी, कल कहाँ तक हो गया था ये बताना हमें। सर हमने लास्ट लाइन लिखी थी, इन केस ऑफ एफसीसी octahedral was present in 12 edges center in one body center। अच्छा, इसका डायग्राम नहीं देखा था, सिर्फ हमने लिखा था थ्योरी तक। यस सर, डायग्राम नहीं देखा था, सब लिखा। हाँ, तब लिखिए ओविस डायग्राम। ओविस डायग्राम कहाँ होता है? ओविस इन एफसीसी। इन एफसीसी इसका मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल बॉइड इन एफसीसी। अब ऑक्टाहेड्रल बॉइड एफसीसी में कहाँ कहाँ होगा ये देखेंगे। अच्छा, बार बार एफसीसी ही पढ़ रहे हैं हम लोग, चाहे टेट्राहेड्रल बॉइड हो चाहे ऑक्टाहेड्रल बॉइड हो, हम एफसीसी में ही देख रहे हैं, क्योंकि एफसीसी से पढ़ना और पढ़ाना दोनों आसान रहता है, इसीलिए। चलिए, तो अब एफसीसी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे ऐसे। एफसीसी तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड कहाँ कहाँ होगी उनको देखिए। सबसे पहले अब यहाँ पर क्या है? कॉर्नर है, ये भी क्या है? कॉर्नर है। अच्छा, दो एटम हमने कॉर्नर पे लिए हैं, एक एटम हमने यहाँ लिया है और एक एटम हमने यहाँ लिया है। ले लूँ ऐसे? यस। तो हमने इस तरह से 4 एटम अभी तक लिए हैं, और मैं एक एटम इसके जस्ट ऊपर वाला फेस पे बना के ले रहा हूँ, क्योंकि बेबी क्यूब है, इसलिए एक इसके ऊपर भी होगा इस तरह से। इस तरह से ऊपर भी होगा एक फेस, इस तरह से। अच्छा, अब क्या होगा? एक सामने भी होगा इस तरह से। अब देखिए, एक आपका पास इस फेस पे है और एक एटम इस फेस पे। देखिए कैसे कैसे हमने बनाया इसको, 4 एटम कैसे 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 हमने इस फेस को बनाया, कैसे कैसे, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। पहले मैं इसको बना लूं, फिर समझा रहा हूँ मैं इसको कैसे कैसे आपको बनवाना है मुझे। देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए हमें 6 एटम की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने 6 एटम यहाँ यहाँ सोच लिए हैं। कहाँ कहाँ? हमने इस तरह से एक क्यूब बनाया है, तो एक एटम इसके आगे वाले फेस पर होगा, एक एटम इसके ऊपर वाले पे होगा, और 4 एटम यहाँ पे होंगे, 4 एटम इस क्यूब पे होंगे। मतलब एक एटम इस कॉर्नर पर, एक एटम इस कॉर्नर पे, 2 एटम हो गए, एक एटम में 3 और एक एटम में 4, इस तरह से हुए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको इस तरह से मिला के एक बनाएंगे स्क्वायर। तो एक स्क्वायर बना रहे हैं हम इस तरह से। देखिए स्क्वायर बना कि नहीं बना? यस, बन गया स्क्वायर। अरे बोलिए, स्क्वायर बना कि नहीं बना? कहेंगे यस, स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर बना, इस तरह से हमारे पास क्या बना? स्क्वायर बना। और स्क्वायर में 4 एटम इस तरह से हमारे पास आ गए। ठीक है, इस तरह से 4 एटम हमारे पास स्क्वायर में आ गए। ठीक है, कितने एटम आ गए टोटल? 4। तो टोटल एटम कितना हो गया? 4। तो 4 एटम इस तरह से हमारे पास आ गए, और 4 एटम हमारे पास इस तरह से आ गए। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसको हम लोग जो ऊपर वाला कॉर्नर है उसको हम सारा मिलाएंगे यहाँ से। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऐसा हम कर रहे हैं क्योंकि हमको जब ऑक्टाहेड्रल बनाना रहता है, एक स्क्वायर बनाते हैं, एक ऊपर एटम बनाते हैं और एक नीचे, और उसके कॉर्नर को हम यहाँ से मिलाते हैं ऐसे। जब इनको हम मिलाएंगे तो 4 फेस बनता है ऊपर, और 4 फेस इस तरह से नीचे बनता है। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल बन जाता है, और यही काम हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। तो अब इसको हम लोग मिला रहे हैं इस वाले फेस से, इसको हम लोग मिला रहे हैं इस वाले फेस से, और इसको हम लोग मिला रहे हैं इस वाले फेस से। तो हमारे पास कुल कितने एटम हो गए बताइए? हमारे पास कुल हो गए 4 एटम। कैसे कैसे? एक यहाँ पे हो गया, और एक हो गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, और एक हो गया हमारे पास यहाँ से। कुल 4 एटम हो गए ऊपर, ठीक है, और 4 एटम हो गए इस तरह से नीचे। इस तरह से हमारे पास आया, यानी एक ऑक्टाहेड्रल बॉइड प्रेजेंट हो गया। कहाँ पर बताइए? एक ऑक्टाहेड्रल बॉइड प्रेजेंट हो गया एज सेंटर, यानी एज सेंटर एक है, तो यहाँ पर एक बॉइड प्रेजेंट हो गया। यानी कुल मिला जुला के हमने यहाँ पे कंक्लूजन ये सीखा कि ये जो ओवीज है वो कहाँ है बताइए?
ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड प्रेजेंट इन, बताइए कहाँ, एज सेंटर। देखिए एज सेंटर पे कैसे बना, एज सेंटर पे हमारे इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बनाने के बाद एक ऊपर एटम और एक नीचे एटम, और इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ पर ओवीज है, ओवीज का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। क्या होता है बताइए, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। ओवीज का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। ठीक है, ओवीज का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। इस तरह से ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड से, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है यानी एज सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। इसी तरह से कुल कितने सेंटर एज होते हैं, 12 एज होते हैं टोटल। टोटल कितने एज होते हैं, 12। अगर 12 एज होते हैं तो बताओ कुल कितने एज होते हैं टोटल, टोटल होते हैं 12 एज। और सभी एज के सेंटर पर वॉइड होता है, और इस वॉइड को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर भी फेस बनेंगे इस तरह से सारे, यानी जितने भी एज होंगे, यहाँ भी वॉइड होगा, यहाँ भी वॉइड होगा, यहाँ भी वॉइड होगा, यहाँ भी वॉइड होगा, यहाँ भी वॉइड होगा। मतलब जितने एज सेंटर हैं सभी एज सेंटर पर वॉइड होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, बना लीजिए सभी एज सेंटर पर वॉइड बना लीजिए, सभी एज सेंटर पर आप वॉइड बना लीजिए। हमने सभी एज सेंटर पे वॉइड बना लिया, सभी एज सेंटर पे वॉइड। देखिए सभी एज सेंटर पे वॉइड बनाया कि नहीं बनाया, बिल्कुल बना लिया। तो सभी एज सेंटर पर वॉइड बनेगा, समझ में आया कैसे बनेगा, बोलो। सभी एज सेंटर पर हमने वॉइड बनाया, वॉइड बहुत ही छोटा है। ठीक है, इस तरह से एक वॉइड, दो वॉइड, तीन वॉइड, चार वॉइड, 5 हो गए, 6 वॉइड, 7 वॉइड, 8 वॉइड, 9 वॉइड, 10 वॉइड, 11 वॉइड, और यहाँ पर क्या बताइए, ये वाला वॉइड है 12 वॉइड। ये सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सभी क्या है बताइए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे बने हैं ये मैंने बना के बताए हैं। ठीक है, और आपको बनाना नहीं है क्योंकि आप टीचिंग नहीं कर रहे हो, आपको सीखना है। बस आपको मानना पड़ेगा कि एक एज पर हर एज पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता। कैसे होता मैंने एक बना के दिखा दिया, इसी तरह से सभी हो जाते हैं। एनसीईआरटी में दिया है, आप पढ़ के उसको देख सकते हैं, बढ़िया फिगर बनाया है मस्त। चलिए अब यहाँ पर अगर देखा जाए दूसरी चीज, अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या देखा जाएगा, चलिए मैं बताता हूँ आपको। चलिए, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस तरह से बनाया है। अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसने बना दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब हमको पता है कि एक वॉइड तो होता है आपका सेंटर पर, तो सेंटर वाला वॉइड कैसे दिखाएंगे हम लोग, बनाएंगे सेंटर वाला वॉइड ऐसे दिखाएंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको पता है एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम आपका यहाँ पे है, और एक एटम इसके बाहर वाले फेस पर है। यस, और इनको मिलाएंगे तो इस तरह से एक स्क्वायर बनेगा। यस, ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। इनको थोड़ा सा मैं इधर उधर करता हूँ, थोड़ा स्क्वायर अच्छा बनेगा। बिल्कुल पेशेंस रखिए, स्क्वायर अच्छा बनेगा। एक एटम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, इस तरह। तो इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे। यहाँ से यहाँ तक बना रहा हूँ, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इस तरह। हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है बेटा, नीचे फेस को मिला रहे तो स्क्वायर बन रहा है, दिख रहा है स्क्वायर, बोलो। इन चारों फेस को मिलाया, स्क्वायर बन गया। यस, और एक एटम इसके ऊपर है और एक एटम जस्ट इसके नीचे है। कितने हो गए बताइए, 6। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग ऐसे मिलाएंगे। पहले इसको बना लीजिए सारे लोग, फिर इसको मिलाते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल बना कि नहीं बना, यस। और उसका जो सेंटर होगा कहाँ पे होगा, बिल्कुल एकदम बीच में, यानी एक वॉइड बिल्कुल एकदम सेंटर में बनती है, वॉइड ही है।
कुल मिला जुला के कितनी वॉइड बन गई? कुल मिला जुला के कितनी वॉइड बनी? तू कहाँ फोन से बात कर रही हो क्या तुम? ऐसे क्या लगा ये माइक? चलो चलो, तो कुल वॉइड कितनी हो गई? तो सारी वॉइड कितनी हो गई? सारी वॉइड हो गई अपने 12 एज पर 12 वॉइड हो गई, और एक वॉइड बिल्कुल सेंटर में हो गया मिड पे। तो कुल इतनी वॉइड हो गई, ठीक है। कुल हो गई इतनी वॉइड। कितनी वॉइड हो गई? 4 वॉइड है फेस सेंटर पर और एक वॉइड है कॉर्नर पे, मतलब सॉरी, एक वॉइड है सेंटर पर, एक वॉइड कहाँ है? सेंटर पे। देखिए दिख रहा है सेंटर वाला वॉइड तुमको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, बीच में छोटा सा है ए वाला, छोटू ए वाला, ठीक है। तो कुल इतने वॉइड्स हैं अपने पास, ठीक है। कितने वॉइड्स हैं टोल? एक वॉइड आपके सेंटर पे है और बचा हुआ सारा वॉइड एज पर है। अब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स प्रेजेंट इन वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन ओवीज, मतलब ओवीज में कुल कितने एटम होंगे? तो ओवीज में कुल कितने एटम होंगे? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो टोटल एज कितने बेटा? 12, और हर एज पर वॉइड है। अब ऐसा नहीं है कि सर ये वॉइड है छोटा सा है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 नहीं लेंगे, उसका भी कंट्रीब्यूशन 1/4 ही लेंगे। आया समझ में? तो उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/4। आ गया? प्लस प्लस। अब इसका बताइए, इसका कंट्रीब्यूशन, इसका क्या बताइए? 1/4 प्लस। अब एक चीज बताइए, प्लस 1/4 हो गया प्लस। अब हमको पता है कि ये वाला जो है अपना कॉर्नर, कॉर्नर कहाँ है बेटा? तो ये तो अपना हो गया सारा का सारा, क्या हो गया बताइए? एज सेंटर। कॉर्नर पर तो कोई वॉइड नहीं होती है। अब आते हैं हम सेंटर पे। क्यूब का सेंटर 1 है और उसका कंट्रीब्यूशन 1 है, तो ये मिलके कितना हो जाएंगे बताइए? ये मिलके हो जाएंगे टोटल 4 एटम। इसके बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर हो जाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कितने वॉइड्स में कुल टोटल एटम कितने हो गए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में 4 एटम हो गए। और हम क्या पढ़ रहे थे? एफसीसी में वॉइड पढ़ रहे थे हम, यस। तो एफसीसी में वॉइड पढ़ रहे थे, तो बताइए क्या पे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे ओवीज, नंबर ऑफ ओवीज एटम इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ओवीज एटम, नंबर ऑफ ओवीज एटम क्या हो जाएगा बताइए? नंबर ऑफ ओवीज एटम क्या हो जाएगा? ये जेड के बराबर हो जाएगा, ये जेड के बराबर हो जाएगा ना। नंबर ऑफ ओवीज एटम किसके बराबर हो जाएगा? जेड के बराबर हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ चीज नंबर ऑफ सीवीज एटम कितने होते हैं बेटा? नंबर ऑफ सीवीज एटम ये होते हैं 2 इंटू जेड के बराबर, ये होते हैं 2 इंटू जेड के बराबर। आ गया समझ में? तो 2 इंटू जेड के बराबर होते हैं सीवीज एटम, 2 इंटू जेड के बराबर होंगे। नंबर ऑफ ओवीज एटम जेड के बराबर होंगे। आ गया समझ में? चलिए लिख लीजिए इसको। ये कहाँ से आया फार्मूला? कॉमन सेंस से। देखो ये जेड 4 होता है तो यहाँ भी 4 आ गया, इसलिए इसको बराबर किसके कर दिए, इस तरह से हो गया आपका। आ गया? चलो चलिए चलो चलो, ये समझ गया क्या होगा? तो चलो अब एक चीज बताओ, इसको नोट कर लिया तुम लोगों ने? नोट कर लिया? यस, नोट कर लीजिए सारे लोग। चलिए भाई, देवांश, देवांश नहीं, मैं बता रहा हूँ वंश। वंश तुम बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में अभी तक क्या सीखे हो? वंश, वंश बताओ तुम, वंश क्या सीखे हो? वंश समझ में आ रहा है? बोलने सुन ले भाई, क्या हो गया? वंश, अन्वय सावरकर। यस सर। अच्छा वंश बोल रहे हो? हाँ बस, अच्छा बस तुम बताओ कि तुम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में क्या समझे हो अभी तक? मैं समझा पाया तुम्हें कि नहीं? बोलो फटाफट बोलो, जो समझे हो वही बताना है। बोलो।
मैं बताऊँ क्या? हाँ बता दो। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मतलब जब 8 एटम्स वहाँ पे हमें दिख रहे हैं 8 एटम की 6। उसमें 6 एटम्स हाँ सॉरी, जो हाँ बेस सेंटर एटम्स है एफसीसी में, उनको जब मतलब उनको कंबाइन करते हैं हम, वो जो एज सेंटर रहता है उसके ऊपर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आता है। तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स टोटल एफसीसी में जेड के बराबर आते हैं, मतलब 4 आता है। और हेलो एफसीसी में ही जो सर। हाँ बोलो। सर वॉइस आ रही? क्या आ रही है? वॉइस आ रही है बैकग्राउंड? क्या सर बोल रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? बोलो। सर आवाज ही नहीं। आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा कम्युनिकेटर, तुम्हारा माइक थोड़ा गड़बड़ है, मेरा माइक सही है। थोड़ा माइक अपना सही करो और फिर बोलो। थोड़ा अपना पिन टाइट करो जो लैपटॉप या मोबाइल में लगाओ, फिर बोलो। यस बोलो, अब सुनाई देगा मुझे। चलिए बताइए। बोलो बेटा। सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हाँ सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सर जैसे एफसीसी में क्या होता है कि सर 12 एज होते हैं, तो हर एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। हम्म और 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 हर इसका सर 1/4 लेते हैं अपन। हम्म और एक और वॉइड कहाँ होती है? सर एक एक वॉइड होती है सर सेंटर में। एक सेंटर पे होता है, हाँ और बस तो यही मैं उसका जानना चाह भी रहा था। सर अपन 1 लेते हैं। सेंटर पर कंट्रीब्यूशन 1 होगा। सेंटर पर यस सर, कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1। तो 1। हम्म हम्म तो सर इफेक्टिव एटम अगर अपन निकालते हैं तो वो 4 आ जाएगा, और हम्म वो जेड के बराबर हो जाएगा, हम्म इफेक्टिव एटम के हम्म बराबर। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स में वो 2Z हो जाए, 2 टाइम्स जेड हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना ही सुनना चाह रहे थे, अब तुम लोग समझ गए। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 का शायद है, मतलब ऑनलाइन पेपर का है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिखूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलने से बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है, किसी की वॉइस डिस्कनेक्ट हो जा रही है तो उसको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं क्वेश्चन को ऑनलाइन में लिखता हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन को ऑनलाइन में लिखता हूँ, आप लिखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन जेई का है। हाँ मेंस का है, मेंस का बेटा है क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल। दिखाई दे रहा है? पहले देखो दिखाई तो दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए फाइंड द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। फाइंड द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, फाइंड द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल। एटम ए, एटम ए, एटम ए प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन, एटम ए प्रेजेंट इन, एटम ए प्रेजेंट इन HCP lattice, HCP lattice, atom A present in HCP lattice, and atom D, and atom D, and atom D present in, present in, and atom D present in, and atom D present in क्या होता है ये? 2/3 of, 2/3 of tetrahedral volts, 2/3 of tetrahedral volts, and atom C, atom C, and atom C present in, present in alternate, alternate tetrahedral volts, alternate tetrahedral volts। चलिए बताइए एक किनारे से।
अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो सर तो आंसर बोलो, आंसर बोलो बेटा। सर B2C1A3 करके दिखाते हैं, आंसर हमको भी पता नहीं है, हमको बस डाटा पता है, आंसर नहीं पता है। आंसर पता है लेकिन बताऊंगा नहीं, मैं बस करके बताऊंगा ना तुम्हें, डायरेक्ट आंसर नहीं बताया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया तुम्हारे जेई मेंस के ऑनलाइन पेपर में, और एक क्वेश्चन आ गया नीट में, मतलब इसके आधा पार्ट तक, यहाँ से इसने पार्ट निकाल दिया, तो ये नीट क्वेश्चन हो गया 2019 का। मतलब 2019 का क्वेश्चन उठाया था उसने, लेकिन आगे थोड़ा सा ऐड कर दिया था इसमें, मतलब दोनों साल के तुम्हारे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक ही बात करूंगा आपके सामने। चलो सबसे पहले मैं एक ही बात करूंगा, ए कहाँ, ए प्रेजेंट कहाँ है, एससीपी पे, और एससीपी में टोटल जेड कितने होते हैं, 6 होते हैं। यस, तो 6 हो गए एटम, ठीक है। एससीपी में कुल कितने होते हैं, 6। अच्छा, अब मैं बी की बात कर रहा हूँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं टीवीज की बात करूँ। सबसे पहले टीवीज, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो टीवीज कितने होते हैं बेटा, टीवीज एटम कितने होंगे, टीवीज के एटम कितने होंगे, 2 इंटू जेड के बराबर, यानी 2 इंटू 6 के बराबर, कितने हो जाएंगे बेटा, 12। आ गया समझ में, 2 इंटू 6 के बराबर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर दूसरी चीज, सर पर बॉडी डायगोनल तो 4 ही होते हैं, तो उस हिसाब से 8 होने नहीं चाहिए। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको क्या समझना है इसमें, कि जितने एटम होते हैं उसके 2 टाइम्स होते हैं आपके पास, क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको ऐसे समझना है। अब उसमें बॉडी डायगोनल होते हैं, समझे, उसमें बॉडी डायगोनल होते हैं 6, क्योंकि कॉर्नर होते हैं 12, कॉर्नर 12 होंगे तो बॉडी डायगोनल 6 नहीं होंगे यार। हेक्सागन से कितने कॉर्नर होते हैं, 12 होते हैं ना, और एक 2 कॉर्नर को मिलाने पर एक बॉडी डायगोनल बनती है, तो 6 बनेंगे कि नहीं बनेंगी, पहले बताओ, बनेंगी, ठीक है। तो आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है 2 इंटू जेड। कैसे होगा मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। 6 होते हैं हेक्सागन में, तो 6 होते हैं, और एक 6 कॉर्नर होते हैं ऊपर और 6 कॉर्नर होते हैं नीचे, टोटल 12 कॉर्नर होते हैं, और 2 कॉर्नर को मिलाने पर एक बॉडी डायगोनल बनती है, तो 6 बॉडी डायगोनल बनेगी, और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 12। लेकिन इतना बड़ा सेंटेंस किसी गरीब आदमी को समझ में नहीं आएगा। सिंपल तुमको याद रखना है 2 इंटू जेड, बात खत्म। तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 12 होंगे। अब ओवीज एटम कितने होंगे, ओवीज एटम कितने होते हैं, ए होते हैं किसके बराबर, जेड के बराबर, और जेड किसके बराबर है, 6 के बराबर। अब चलिए बी और सी निकालते हैं हम लोग। अब हम बी की बात करेंगे, बी, तो बी की बात करेंगे तो बी में कुल कितने एटम है, बी में कुल कितने एटम, बी कहाँ का, बी प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ बताइए क्या, 12 से बी आ जाएगा, बी आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, 8 आएगा ना, यस। अब आते हैं सी में, सी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट इन ऑक्टाइड अल्टरनेट, सॉरी, अरे यार, बी प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड एटम सी प्रेजेंट इन अल्टरनेट ओवीज लिखना चाहिए था बेटा, गलती हो गई, अल्टरनेट ओवीज, यहाँ पर ओवीज लिख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वहाँ ओवीज लिखना है, क्योंकि दोनों टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो आंसर कैसे आएगा। चलिए अब कहाँ प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है कहाँ बताइए, प्रेजेंट इन अल्टरनेट ओवीज। अल्टरनेट का मतलब टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 6 में से आपको 50% डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट में प्रेजेंट है। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के एक को छोड़ के इसी तरह से 6 होंगे तो 3 में प्रेजेंट होगा। और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है वॉइड का, इसका कंट्रीब्यूशन टोटल कितना है, इस वाले का 1, मतलब ये समझे नहीं, टोटल एटम होते हैं बेटा 6 में से कितना चले जाएगा, अल्टरनेट है, अल्टरनेट का मतलब हाफ है कंट्रीब्यूशन, अल्टरनेट का मतलब हाफ, या ऐसे भी बोल सकते हो 6 इंटू हाफ। हाफ क्यों आया, क्योंकि अल्टरनेट है, ये क्या बताइए, अल्टरनेट।
अल्टरनेट, तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या आ गया बताइए, ए की वैल्यू आ गई आपकी 6 और बी की वैल्यू आ गई आपकी 8 और सी की वैल्यू आ गई आपकी 3, यानी आंसर आ जाएगा A6B8C3, A6B8C3, A6B8C3 आ गया। चलिए करना पड़ेगा क्या चीज क्या चीज क्या चीज, cation और anion को अरेंज करना पड़ेगा। हाँ कीटायन और एनायन को आप अरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर इसी फॉर्म में दिया था, इसको ऐसे मान लो कीटायन और एनायन अरेंज कर लो बेटा, कीटायन को आपको पहले रखना है, एनायन को बाद में रखना है, यानी ए को बाद में रख लीजिए, बी और सी को पहले रख लो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। हाँ इसका सोल्यूशन मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, बिल्कुल परेशान मत रहो। चलिए लिख लो सारे लोग सोल्यूशन इसका, फिर एक मैं क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको करना रहेगा, मैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम भी दूंगा 2 मिनट का, ठीक है। उस क्वेश्चन को करना है, मैं आसान क्वेश्चन दूंगा, लिखिए कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, फार्मूला ऑफ क्रिस्टल आफ्टर रिमूविंग one body diagonal, after removing one body diagonal, after removing one body diagonal, calculate the formula of crystal after removing one body diagonal, after removing one body diagonal, atom m present in CCP lattice, CCP lattice and atom B present in CCP lattice and atom B present in 1/3 of TVs, tetrahedral voids. Atom B present in tetrahedral voids लिखिए, tetrahedral voids, atom B present in tetrahedral voids and atom C present in octahedral voids, octahedral voids। चलिए बताइए, ये आपका जेई का क्वेश्चन है, बढ़िया वाला, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1993 वगैरह का क्वेश्चन। उस समय भी पेपर अच्छे आते थे, इसको कीजिए, आराम से कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, सोच समझ के करो। मैं क्वेश्चन को एक बार बोल दे रहा हूँ, सारे लोग रिकॉल कर लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, कैलकुलेट द फार्मूला, स्पेलिंग सही है। चलिए तो कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, calculate the formula of crystal after removing one body diagonal, atom M present in CCP lattice and atom B present in TVs, tetrahedral voids and atom C present in octahedral voids। चलिए बताइए इसको, सबको सॉल्व करना है, इसका फटाफट आंसर बताना आप। किसी बच्चे ने कमेंट भी किया हमें, लेकिन चलिए आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बढ़िया वाला, इसको सारे लोग सॉल्व करेंगे फिर बोलेंगे, बिना सॉल्व किए नहीं बोलना है।
चलो भाई कहाँ आंसर आ गया सबका? मैं देखता हूँ किसी बच्चे का कमेंट आया है। यस सर। B2A2M3 B2M2M3 ये कह रहा है आंसर आएगा। चलिए देखता हूँ मैं क्या आता है। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। चलिए कीजिए फटाफट। चलिए भाई, हाँ मैं बताता हूँ इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक तरह से क्यूब बनाएंगे। ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जब इस बॉडी डायगोनल को निकाला गया है तो इस बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग कितने एटम से सब रिमूव्ड हो जाएंगे। इस बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग कितने एटम आएंगे? 2 तो कॉर्नर आएंगे और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएगा। एक वॉइड यहाँ होगा और एक वॉइड यहाँ होगा और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएगा। ये आपका होगा ओवी, ओवी मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और ये होगा टीवी, और ये भी क्या होगा टीवी। तो यहाँ पर हिंट में लिखेंगे कि वन बॉडी डायगोनल है, वन बॉडी डायगोनल, one body diagonal have, one body diagonal have, one body diagonal have, one body diagonal have two corner, sorry, two corner, one body diagonal have two corner, two tetrahedral voids, two TVs and one octahedral void. इतना ये हिंट है, ये हिंट है, ये जिसको पता रहेगा वही ये कर पाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वन बॉडी डायगोनल है, टू कॉर्नर, टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ क्यूब को। चलिए वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलिए भाई इधर देखिए, अब हुआ क्या कि अगर मैं एटम ए की बात करूं तो ए सीसीपी में है। सीसीपी का मतलब एफसीसी होता है, आपको पता होना चाहिए। और ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4। नहीं, गलत है। सीसीपी का मतलब एफसीसी होता है। और ए एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ए बेटा प्रेजेंट है सभी कॉर्नर पर, और कॉर्नर में से 2 हमने निकाल दिए हैं और कंट्रीब्यूशन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। फेस पर होते हैं 6 एटम और फेस को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, इसलिए आंसर आएगा 15/4। क्या मैं सही लिखा हूँ? सही है क्या आंसर? है इसको चेक करना। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ बी की। ये 15/4 ही आएगा ना, कैलकुलेट कर लेना तुम लोग। अच्छा, अब मैं अगर बी की बात करूँ, क्या 15/4 ही आएगा ना? ये तो बोलो। हाँ सर। जी सर वही है। हाँ, अब बी की बात करें हम लोग, तो बी कहाँ है बताओ? तो बी प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं? ये होते हैं बेटा एज सेंटर पे। और टोटल वॉइड में एटम होते हैं 8। 8 में से 2 को घटा दो। क्यों घटा दो 2 को? क्योंकि 2 तो हट चुके हैं वॉइड्स में और उनका कंट्रीब्यूशन 100% है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। यस, अब हम आते हैं सी में। सी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ए भी समझा सकता हूँ, बी भी समझा सकता हूँ। सी उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनको वास्तव में समझ में आ रहा होगा, रट के नहीं समझ पाएंगे। अब जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है वो 2 टाइप का ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। कौन कौन सा? एक एज वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 2 टाइप के वॉइड हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक एज पर प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक सेंटर पे प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, कुल इतने वॉइड्स होते हैं, एज पर प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड और सेंटर पे प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
तो जो सेंटर पर प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर पर प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है, सेंटर पर प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है, सेंटर पर प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन 100% होता है, यानी ओ एटम हटेगा तो हमारे पास पता है एज को डिस्टर्ब नहीं किया गया है और एज पर 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, प्लस सेंटर एक होता है और एक सेंटर था और उसी पर से रिमूव किया गया है, बिल्कुल। तो यहाँ पर 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, यस, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करना कभी भूलना नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अब फार्मूला लिखना शुरू किया तो हमको पता है सर? ए की वैल्यू, हाँ बोलो। सर जो एज वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है, एज वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाँ बनने के लिए 2 कॉर्नर एटम तो लगते ही है। हाँ, और सर अगर हम बॉडी डायगोनल में से कॉर्नर एटम हटा देंगे तो एज वाली ऑक्टाहेड्रल नहीं, वॉइड भी तो हट जाएगी। नहीं, एज वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो एज वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसे पहले बनी थी, वॉइड पहले बनी थी और अब उसके बाद हमने निकाल दिया है ना, तो अभी भी उसकी जगह जो है वो फिक्स है, वॉइड की, वॉइड की जगह अभी भी क्या है, फिक्स ही है। वॉइड की जगह अभी भी क्या है, फिक्स ही है। और सर जैसे सेंटर में से हमने बॉडी डायगोनल हटाया तो 2 कॉर्नर एटम्स गए होंगे बाहर, हाँ, पर जो सेंटर वाली वॉइड है वो तो 6 फेस एटम से बनती है, हाँ, और फेस एटम तो अभी भी है वहीं कहाँ पे, क्यूब में ही हो गए ना, वो तो रिमूव ही नहीं किए। हाँ हाँ, फेस वाले आइटम तो हमने रिमूव नहीं किए हैं, जब हमने तो उनकी जो वॉइड है वो भी तो वहीं पे रही होगी, वो हाँ कैसे सुनो मैं remove बता हो गई? हाँ सुनो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली उसके अलोंग जो एटम आ रहे थे उनको मैंने रिमूव किया है। वहां पर देखो पहले सेंटेंस क्या लिखा है, लिखा है कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल आफ्टर रिमूविंग वन बॉडी डायगोनल एटम, आफ्टर रिमूविंग वन बॉडी डायगोनल एटम, वन बॉडी डायगोनल एटम, आफ्टर रिमूविंग वन बॉडी डायगोनल एटम। सेंटेंस जब थोड़ा सा बदल जाएगा तो क्वेश्चन भी बदल जाएगा, यानी पहले जैसे था सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर वैसे था, हमने क्या किया बस उस एटम को, उस बॉडी डायगोनल को खींच के बाहर निकाल दिया, उसके जितने एटम थे सबको बाहर निकाल दिया हमने। तो जब उस एटम पर हमने सब बाहर निकाल दिया है तो बताइए अब क्या होगा। अब जब हमने एटम को बाहर निकाल दिया है, एटम को क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया सेंटर के, तो जो वहां पे एटम था छोटा वाला उसको ही हमने बाहर निकाल दिया, मतलब उसके अलोंग जो था उसको बाहर निकाल दिया हमने। तो बाकी एज इट इज, बाकी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बाकी जो कीटायन रखा हुआ था छोटा, जैसे आपने बोला कि कॉर्नर का हमने निकालना है तो वॉइड बनेगा ही नहीं, नहीं, वॉइड में जो छोटा सा एटम था वो अभी भी वहां पड़ा हुआ है, उसको कोई डिस्टर्बेंस हम नहीं किए हैं। हम कॉर्नर को हटाए ना, हम कॉर्नर को हटाए हैं, इस तरह से किए हैं। हम इसको क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस चेंज, अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा रहता, ऐसे लिखा रहता कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल आफ्टर रिमूविंग बॉडी डायगोनल, तो उसके बाद बॉडी डायगोनल रिमूव करते तब वो वाला हो जाता। तब वन बॉडी डायगोनल एलोंग एटम भी लिखा है, मतलब उसके एलोंग जितने एटम थे उन्हीं को हमने रिमूव किया है। आया समझ में? सर मतलब जो वॉइड के सेंटर पे जो एटम था उसको हाँ। हटा दिया क्योंकि वो डायगोनल पे था। हाँ, क्योंकि बॉडी डायगोनल पे था तो उसको हमने हटाया ना, हमने उस एटम को हटाया है, जो बॉडी डायगोनल पे था उस एटम को हमने हटा दिया ना। चलिए, तो यहाँ पर ए कहाँ था बताइए। अब ए की बात करें तो ए कहाँ है, तो ए सॉरी कहाँ, ए तो हो गया था हमारा बी। अच्छा, ए में कितना आ गया 15/4 और बी कितना है 6 और सी कितना है 3। ए 15/4, सी बी 6 और सी 3, तो कितना हो जाएगा बताइए। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हटा के फार्मूला बना लो फटाफट, फार्मूला बना लो फटाफट, मैं आता हूँ। A5 B8 C4। हाँ, इसको
ये भी AI एग्जाम होता था तब का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखा हूँ। ये वाला क्वेश्चन है आपका, आंसर नहीं रखना है। मैं इसको लिख रहा हूँ डाटा सहित, एज इट इज यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब उसको उसके बाद करेंगे। ये क्वेश्चन आसान है, सभी लोग इसको करेंगे, मैं नहीं करूंगा। इस चीज सबको समझ में आया? चलिए, अभी इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, इसको सभी लोग करेंगे और आंसर इसका कमेंट करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा इसको, इसका मैं आंसर बताऊंगा, इसको समझाऊंगा मैं। अगर अगर मतलब एक आध दो बच्चे पूछेंगे तब कि हाँ बता दो, तब मैं बताऊंगा, नहीं तो अपनी मर्जी से नहीं बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है अ क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल एक्स वाई एंड जेड। लिखो क्वेश्चन है अ क्रिस्टल is made of a crystal is made of particles x y and z x form FCC packing, x form FCC packing, x form FCC packing. Y occupy all tetrahedral voids. Y occupied all tetrahedral voids, all TVs, Y occupies all octahedral voids लिखा, sorry, FCC packing and Y occupied all OVs है बेटा, TVs नहीं, OVs. Y occupies all OVs. Y occupies all tetrahedral voids of Y occupies all एक मिनट रुकिए, क्या लिखा है क्वेश्चन देखना पड़ेगा। FCC Y occupied all tetrahedral voids of X and Y Z है यहाँ पे, X and Z occupied all tetrahedral voids, occupied all TVs, tetrahedral voids, all TVs। एक गलत लिख दिया है क्वेश्चन मैंने नोट करते समय, ना 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 ना, क्वेश्चन ऐसे नहीं है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिए, क्वेश्चन थोड़ा गलत नोट हो गया है। Our crystal is made of particle X, Y and Z, X form FCC packing, Y occupy all octahedral voids, ऐसे रहना चाहिए यहाँ पर, Y occupied all octahedral voids, तभी हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। All octahedral voids of X and Z occupied all TVs of X is all the particles along a body। अब उसके बाद करा X and Z occupy all TVs if one body diagonal are removed, X and Y occupied all TVs if one body diagonal removed, if one body diagonal elongatum are removed, फाइंड फार्मूला। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में सही नहीं है, मैंने इसको लिया है एक बहुत बढ़िया बुक से, लेकिन सही लिख नहीं पाया मैं, एक लाइन ही गड़बड़ हो गया। चलिए भाई, इसको सॉल्व कीजिए सारे लोग। सर, अ क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल X, Y and Z, X form FCC packing, Y occupies all octahedral voids of X and Z occupied all tetrahedral voids, if one body diagonal elongatum are removed, find formula।
चलिए बताइए। क्वेश्चन आ रहा है आंसर कि समझ में नहीं आ रहा है? क्वेश्चन सही लिख नहीं पाए हम, क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ है इसमें। चलिए चलो भाई, इस क्वेश्चन को हम लिख नहीं पाए हैं सही, क्वेश्चन का लैंग्वेज ही कुछ गड़बड़ है, इसको कटिंग करना पड़ेगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज ही आ कुछ रहा है गड़बड़ है। आंसर कितना कितना आ रहा है? सर, x5 y4 z8। कैसे कैसे किए इसको सर, सर समझाओ वही हमें। इस मेथड से पिछला वाला क्वेश्चन किया था। हाँ बिल्कुल वैसे ही करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज मैंने सही लिखा नहीं है, मतलब आंसर तो वही आएगा, लैंग्वेज मैंने सही लिखा नहीं है, ठीक है। आंसर आएगा आपका x5y4z8, सही है। x5y कितना लिखे हो? y4 और z8, यही आंसर आएगा। सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है सर। हाँ क्वेश्चन गड़बड़ है, इसमें लिखना चाहिए y occupied all octahedral voids of x and z occupied all tetrahedral voids of all tetrahedral voids of all tetravoids of y, ऐसे लिख लीजिए, of y। उसके बाद लिखिए if body diagonal elongatum are removed find formula। अब सही हुआ है, अब ये हुआ है। बहुत पुराना क्वेश्चन था, मैंने कहीं से लिया था, लिखते वक्त ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने सही से नोट नहीं किया उसको, ठीक है। सर y की टेट्राहेड्रल वॉइड। हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन का सेंटेंस सही नहीं हुआ है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, सेंटेंस सही नहीं हो पाया। सर क्वेश्चन मेरे कहने टेट्राहेड्रल का, वॉइड तो x की बनेगी ना, एटम x की तो सॉरी है। सॉरी अब सही हो गया। इसमें क्या लिखा है? इफ क्रिस्टल इज मेड ऑफ द पार्टिकल एक्स वाई एंड जेड, एक्स फॉर्म एफसीसी पैकिंग, वाई ऑक्यूपाइड ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ एक्स एंड जेड ऑक्यूपाइड ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ एक्स, है ना। इफ बॉडी डायगोनल एटम आर रिमूव फाइंड फार्मूला, इस तरह का क्वेश्चन था। चलिए अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस का एक और है, इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा मतलब ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, जितना हमने कराया है उससे आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आराम से हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। सेंटेंस पे ध्यान देना, बस वो क्या बोलना चाह रहा है। चलिए चलिए भाई, अब कह रहा है एक क्वेश्चन है, आपको डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड। लिखिए फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी, फाइंड द पीई ऑफ डायमंड, फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सर वो डायमंड। पिछले क्वेश्चन में वन बॉडी डायगोनल अलोंग एटम इज रिमूव्ड का मतलब कि वन बॉडी डायगोनल के अलोंग जितने भी एटम आ रहे थे सबको रिमूव कर दिया गया है। तो फिर से पिछला क्वेश्चन ही बन गया। हाँ पिछला क्वेश्चन ही तो था ये, मैंने इसको फर्जी ले लिया, वही तो मैं कह रहा हूँ, पिछला क्वेश्चन ही बन गया। मैं सोचा कि टफ क्वेश्चन है, कॉपी से देखा तो मैं जब लिखाने लगा तब पता चला इसका सेंटेंस ही सही नहीं है, और क्वेश्चन तो मुझे सब याद थे, इसलिए मैं कभी क्वेश्चन देखता नहीं हूँ। चलिए लिखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड। आपको पैकिंग एफिशिएंसी डायमंड का निकालना है, और यहाँ पर लिखिए डायमंड का स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया है, स्टेटमेंट है। फाइंड द क्या लिखा? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड, है ना। उसके बाद लिखिए कार्बन एटम प्रेजेंट इन, कार्बन एटम प्रेजेंट इन, कार्बन एटम प्रेजेंट इन एफसीसी लैटिस, कार्बन एटम प्रेजेंट इन एफसीसी लैटिस, कार्बन एटम प्रेजेंट इन एफसीसी लैटिस, as well as alternate tetrahedral voids, alternate tetrahedral voids,
अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, मतलब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। चलिए, तो अब इसको कैसे कैसे करेंगे हम लोग, कैसे कैसे नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जेई का क्वेश्चन था इंटीजर टाइप का, आंसर इसका कितना आएगा, कौन बच्चा बताएगा? ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, 2 डिजिट में इसका आंसर आ रहा है, जैसा कि 56, 59, 74, 79, 80, 82 इस तरह से आंसर आएगा 2 इंटीजर में। तो देखिए कह रहा है कि एक हमारे पास कार्बन एटम है, कार्बन का एटम, अच्छा ये रियल स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट की, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि डायमंड में क्या होता है कि सभी एफसीसी लैटिस एटम होते हैं और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। मतलब आपको याद नहीं रहेगा तो भी आप कर लोगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया पहले ही। चलिए, तो हमारे पास सभी कॉर्नर पे हैं, सभी फेस पे हैं, तो हमको पता ही है क्योंकि ये कार्बन एटम यहाँ और यहाँ पर क्या अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और हमको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ बनती है। अब इसमें जो वॉइड में एटम है वो भी बड़ा है, मतलब इनकी साइज सबकी एक बराबर है, सभी की साइज क्या है, एक बराबर है। कैसे अरेंज किया है भगवान जाने, लेकिन सभी का आइटम क्या है, बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है ये वाला और ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, यही तो आपस में टच कर रहे हैं, अल्टरनेट का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई वॉइड नहीं है, अल्टरनेट होता है ना, वॉइड इसका अल्टरनेट है, यानी यहाँ है तो इस वाले पे नहीं है। फिर अगर मान लीजिए इस कॉर्नर पे है तो इस कॉर्नर पे नहीं होगा, इस तरह से हो। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर कितना आर होगा बताइए, कहेंगे एक आर ए और एक आर ए यानी 2r, यानी 2r बराबर क्या हो जाएगा, √3a/4, यही तो होगा यार। तो r बराबर क्या होगा, r बराबर हो जाएगा √3a/8, यही तो होगा। नहीं समझ में आ रहा है, बोलो आ रहा नहीं आ रहा है, ये समझ में आया कैसे आया, ये बोलो नहीं आया। सर 8r √3a लिख दीजिए ना। क्या चीज? हाँ सर आ गया। अरे बेटा वही तो मैंने लिखा है। यस सर वही। हाँ, मैं यहाँ 2r क्यों लिखा हूँ, r इसका और r इसका, ये दोनों आपस में टच करते हैं ना टेट्राहेड्रल वॉइड, तो आपस में टच करते हैं, तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा रूट इस तरह से। अब यहाँ पर एक r में और a में रिलेशन आ गया, समझ में आया। चलिए, अब यहाँ पर हमको एक चीज पता है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, लिखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन डायमंड। ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, डायमंड में कितने इफेक्टिव नंबर में एटम होंगे। हमको पता है कि फेस सेंटर में जो एटम होंगे कॉर्नर में भी होंगे, तो 1/8 × 8 + 6 फेस पे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 प्लस। हमको पता है इसमें कुल मिलाकर के 8 वॉइड होती है, लेकिन उसमें 4 ही वॉइड में एटम है, सिर्फ 4 वॉइड में एटम है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 8 - 4 और वॉइड का कंट्रीब्यूशन 100% होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल एटम कितने आ जाएंगे बेटा, कितने बताइए, 4 और 4 8 आएंगे क्या, टोटल इफेक्टिव एटम कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अच्छा, ये इफेक्टिव एटम 8 आ गए, लेकिन ये वॉइड के एटम को लेके हैं, और इसमें वॉइड में जो डाला गया वो भी एटम बराबर है, और जो कॉर्नर पे है वो भी एटम बराबर है, सारे एटम बराबर है, यानी वॉइड पर जो एटम है वो भी बराबर है, और कॉर्नर पर जो एटम है वो भी बराबर है, सभी बराबर है। वॉइड पर जो एटम है वो भी बराबर है, और जो कॉर्नर पर एटम है वो भी बराबर है, सभी बराबर है। इसीलिए हाइपोथेटिकल हो गया पूरा। आप कहोगे सर कॉर्नर में तो एटम, जो वॉइड में एटम होता है छोटा होता है, हाँ, उसने इस तरह से पैकिंग की है 3D में कि जो वॉइड बना रहा है टेट्राहेड्रल उसमें भी कार्बन एटम ही डाला है, मतलब सभी जगह कार्बन एटम है। तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन डायमंड कितने होंगे बेटा, 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट याद है तो 8 बता दो, कहोगे याद करना पड़ेगा, रियल क्वेश्चन है। रियल क्वेश्चन का मतलब हाइपोथेटिकल नहीं है, डायमंड की स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है, तो रियल क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज रियल क्वेश्चन, ये रियल क्वेश्चन है, समझ में आया, ये रियल क्वेश्चन है डायमंड का, रियल मतलब ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ऐसा एग्जैक्ट में स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन डायमंड कितने बताइए, 8 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी।
तो चलिए पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला होता है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। यस, पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला निकालिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब Z की वैल्यू कितनी है बेटा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है, आर बराबर होगा √3/8 इंटू ए। क्या हो जाएगा √3/8 इंटू ए का क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ गया ए क्यूब। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 0.34 पैकिंग एफिशिएंसी है। तो परसेंटेज पी कितना आ जाएगा, परसेंटेज पी आ जाएगा 34%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34% कार्बन डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी होती है। ऐसा लगता है कि पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। अब सोचो कि 100% अगर पैकिंग एफिशिएंसी होती तो डायमंड क्या करता, बहुत हार्ड होता। मतलब इस तरह से डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी है। आ गया समझ में? किस किस बच्चों को इसमें हवा तक नहीं लगी, ईमानदारी से बताओ। आया था समझ, किस क्या कह रहे हो? आया था। आ गया, कैसे कैसे समझो, थोड़ा समझाओ हमें। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद हमने इफेक्टिव एटम देखे, फिर उसके बाद हमने इफेक्टिव एटम से एटम का जो मतलब वॉल्यूम होता है उसे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद जितने वॉल्यूम में वो एटम प्रेजेंट है उससे उसको डिवाइड कर दिया। तो सर वो तो क्यूब का वॉल्यूम था, तो सर इससे पी आ गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मतलब ये पूरा अभी इस टाइप का कंप्रीहेंशन बेटा एग्जाम में आया नहीं है, तो ये अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। समझ में? इसको हल्के में लेके सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि टोटल मेमोरी बेस है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि एटम कॉर्नर पर और अल्टरनेट होते हैं, तभी तो कर पाओगे आप। इस तरह के कुल 6 स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में है, मैं 6 को पढ़ाऊंगा। अब कल पढ़ाऊंगा मैं NaCl का स्ट्रक्चर, CHCl का स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर पढ़ाना पड़ेगा हमें, तब जाके हो पाएगा, है ना? ये बोलो। यस सर। हाँ, तो बताओ कार्बन डायमंड का निकाल लिया, कार्बन डायमंड का कैसे कैसे किया, समझ में आ गया? बोलो। यस चलिए सर। अब इसके बाद हमारा इस तरह का क्वेश्चन जो आता है, अच्छा इसका भी टचिंग वाला प्रूफ नहीं किया हमने, कि टचिंग वाला कल प्रूफ कर दिया था। इसका 0.414 कैसे आता है, प्रूफ किया था क्या? यस सर, कर दिया। कल प्रूफ कर दिया था कल। यस सर। चलिए, तो हमको ये पता चल गया कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन डायमंड कितने होते हैं, 8 होते हैं। हमको ये सब पता होना चाहिए। इस तरह से हाइपोथेटिकल जितने भी सेल्स होते हैं सबका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। 0.414 प्रूफ नहीं किया था, सिर्फ आपने बताया। 0.414 आ रहा है। अच्छा 0.414 के बारे में हमने नहीं बताया था ना? प्रूफ नहीं किया था, सिर्फ आपने बताया था कि रेशियो होता है। अच्छा अच्छा, बताया नहीं तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैंने बताया नहीं होगा, तो मुझे याद है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो इस तरह से हो जाएंगे। कॉपी बढ़िया से पढ़ लेना, तुम लोग बढ़िया से पढ़ के तैयार कर लेना कॉपी को। अब यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर मैं तुमको एक क्वेश्चन दिया था जो CAF2 वाला, अब ध्यान सुनिएगा। अभी मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा, जैसे कि हाँ, अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्या है, लिखिए यहाँ पर, लिखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीरीज कितना होगा बेटा टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर? बोलिए। 4 एटम को टच करता है ना, तो 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कभी भी टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में जो एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 एटम को टच करता है। बिकॉज टच 4 एटम, यहाँ पे लिखिए बिकॉज टच 4 एटम। कितने एटम को टच कर रहा है? 4 एटम को। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ओवीज, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ओवीज कितना हो गया? 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ओवीज कितना हो गया बेटा? 6। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, क्योंकि बिकॉज टच कितने को कर रहा है? बिकॉज टच कर रहा है 8 लोगों को। बिकॉज टच 6 एटम।
क्योंकि 6 एटम को टच कर रहा है इसीलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 6 बिकॉज टच 6 एटम। बिकॉज कितने को टच कर रहा है? बिकॉज 6 एटम को टच कर रहा है इसीलिए। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए यहाँ पर एक मैं चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब सिंपल रेशियो की मैं बात करूं, जैसे मान लो एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला A2B3 है। A2B3 है, इसमें जो एटम रेशियो है क्या हो जाएगा? रेशियो इसका क्या हो जाएगा? इसका रेशियो हो जाएगा बेटा 2:3 का एटम रेशियो। रेशियो इतना है। अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन रेशियो क्या हो जाएगा? ये तो आपका रेशियो है, क्या बताइए? एटम रेशियो है, एटम रेशियो। और यहाँ पर 3:2 यानी उल्टा हो जाता है, एक कोऑर्डिनेशन रेशियो होता है। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन रेशियो। क्या होता है बताइए? कोऑर्डिनेशन रेशियो। ये क्या बताइए? कोऑर्डिनेशन रेशियो। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन रेशियो है, मतलब उसका उल्टा हो जाता है। जो कोऑर्डिनेशन रेशियो हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा? उल्टा, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इस चीज का अपने को ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 ion, find the coordination number of Ca+2 ion, coordination number of F minus is 6 या एक कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ये आपका ऑक्टाहेड्रल, ये तो आपका प्रेजेंट होता है आपका कहाँ पे? टेट्राहेड्रल बॉयड्स में। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एंड क्रिस्टल फार्मूला होता है कितना बताइए? क्रिस्टल फार्मूला होता है CF2। चलिए बताइए, तो इसमें कुछ है नहीं। अगर हमने देखा कि F माइनस का जो रेशियो है, इस तरह से, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बेटा, वैसे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर 8 रहेगा तभी। चलो देखते हैं क्या आएगा आंसर। चलिए, तो ये CF2 क्रिस्टल फार्मूला है। इनका जो एटम का रेशियो 1:2 है। ये क्या है? एटम रेशियो है। एटम का रेशियो कितना है बेटा? 1:2 का। तो कोऑर्डिनेशन का रेशियो रहेगा 2:1 का। मैंने Ca+2 का कोऑर्डिनेशन रेशियो 2 रहेगा और F का कितना रहेगा? 1 माइनस रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो अगर इसका 4 है तो इसका कितना होगा? 8 होगा ना बेटा? अरे बोलो, तभी तो 1:2 का रेशियो आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? तभी तो इसका क्या होगा? तभी तो आपका इसका क्या होगा बताइए? तभी तो इसका 8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो तुम लोग? बोलो देवांश, समझ रहे हो इसको कैसे? तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? नंबर F का 4 है और दोनों का रेशियो कंपाउंड में 1:2 है और कोऑर्डिनेशन रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर ट्वाइस होगा क्लोरीन के कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो आंसर इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। आ गया समझ में? जी सर। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। कोई डाउट हो किसी को, कोई पूछ सकता है।